बार फिर से आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। मैंने इससे पहले आप लोगों को क्लास 10th के हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 दे रखा है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये पार्ट 2 है। आइए हम इसके महत्वपूर्ण वर्ड्स को देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था महत्वपूर्ण तिथियों को, जिसमें मैंने सारे इस चैप्टर के डिटेल्स को शॉर्टकट में समझाया था। अब हम इस चैप्टर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला स्लाइड कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के अगर प्रभाव की बात करें तो पहला पॉइंट कहता है युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हो गई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स भी बढ़ा दिए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। ये सब हमारे देश के अंतर्गत लागू किया गया था। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। जब तक युद्ध चलता रहा तब तक आम पब्लिक के जो डेली यूजेस के सामान थे उसका दाम भी बढ़ गया था। 1913 से 1918 के बीच दाम सीधे दोगुने हो गए। मतलब अगर कोई चीज़ 10 रुपये का था तो वो बढ़कर 20 रुपये हो गया। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। जब दाम बढ़ गया तो आम पब्लिक जो था उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। आइए हम इसके अगले पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। प्रथम जो विश्व युद्ध था उस पर और भी चीज़ें हुई थी। वो था ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। मतलब जो आम आदमी था उसे ज़बरदस्ती उठा के सेना में भर्ती किया जाने लगा, और जिससे बहुत लोगों के अंदर गुस्सा था। अब आम आदमी जो सेना में नहीं जाना चाहता है उसे आप ज़बरदस्ती सेना में डाल रहे हैं तो उसे तो परेशानी होगी ही। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन में कमी हो गई। किसानों ने खेती करने से उस पर प्रभाव पड़ा, तो अब स्वाभाविक सी बात है जब खेती नहीं होगी तो भोजन कहाँ से होगा, जिसके कारण आम लोगों को भोजन की कमी भी हो गई। इसी बीच फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। फ्लू एक प्रकार की बीमारी है, डिजीज़ है। इससे बढ़ने से ना वहाँ के लोगों को और ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण लगभग 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। मतलब 1921 की अगर बात की जाए तो उस समय लगभग जनगणना जो किया गया, सर्वे जो किया गया, तो अकाल से और महामारी के कारण 120 से लेके 130 लाख लोगों तक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो देखिए, यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। मतलब सत्याग्रह करने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमें लाठी, भाला, बम, पिस्तौल का किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं है। वहाँ पे हम सच्चाई के साथ और अहिंसा, मतलब बिना हिंसा किए हुए उस आंदोलन को लड़ेंगे। इसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सत्याग्रह का क्या अर्थ था। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था उसका मतलब को समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया, मतलब सच्चाई पे बल दिया। सिर्फ और सिर्फ सच के माध्यम से वो लड़ाई लड़ना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। जो गांधी जी थे उनका मानना था कि यदि आपको ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसके ऊपर अत्याचार करके ही इस बदले को लें। आप शांति से और सत्य के मार्ग पर चलकर भी उससे लड़ाई जीत जा सकते हैं। इसी को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह के बाद है महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का प्रारंभ। देखिए, सबसे पहले जो है इसमें हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी ने कुल कितने सत्याग्रह किए और कब कब किए। सबसे पहले 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस लौट कर आए। गांधी जी ने जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी ने जितने भी जन आंदोलन किए हैं उन्हें हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे पहले चंपारण, जो बिहार में है, 1917 में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। ये किसने किया? ये महात्मा गांधी ने किया। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। देखिए क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन में जब किसानों को कर चुकाने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ये हुआ प्लेग महामारी के कारण और उनके सही फसल न उगने के कारण। उसमें गुजरात जाकर 1917 में महात्मा गांधी ने इनके लिए संघर्ष किया, जिसको हम आगे चलकर
खेरा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अहमदाबाद, जो गुजरात में ही है, 1918 में कपड़ा कारखाना, जो कपड़े के कारखाने थे, मिल थे, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनके समर्थन के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। मतलब महात्मा गांधी उस समय जो अहमदाबाद में कपड़ा मिल में कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी बुरी हालत को देखकर उनके साथ सत्याग्रह किया। आगे है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था, वो क्या था? तो देखिए रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। यह एक ऐसा नियम था जिसमें किसी भी व्यक्ति को घर से उठा लिया जाता था और उस पर किसी भी प्रकार से मुकदमा चला के उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। ना तो उसे वकील की सफाई देने के लिए छोड़ा जाता था और ना वो अपने फेवर में या फिर अपने केस के लिए किसी को हायर कर सकता था। इसमें अंग्रेज़ों की मनमानी थी, वो अपने हिसाब से किसी को भी उठा के मुकदमा चला देते थे, उन्हें जेल में बंद कर देते थे। वही था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था वो भी एक बार देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। देखिए उस समय हमारी जो भारत के अंदर था वो आज़ादी की जो बातें थी वो बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही थी। ऐसे में अंग्रेज़ को लगा कि यदि हम इसी तरह से इन्हें छोड़ दें तो हो सकता है कि आगे चलकर सत्ता हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसे नियमों को बनाया जिससे हमारे भारत के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनको दमन किया जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें मारा जाए, उन्हें जेल में बंद किया जा सके। यही था रॉलेट एक्ट। आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था। अगर आप बात करते हैं रॉलेट एक्ट की तो यह एक अच्छा चीज़ नहीं था, उसके भी कई कारण हैं। भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये इस तरह के एक्ट से छीन होते हैं। मतलब इस पर लगाम लगा दिया जाता है, क्योंकि कुछ संविधान जो है वो हमारे मौलिक अधिकार हमें देता है कि हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ऐसे एक्ट के कारण भारत के जो नागरिक थे उनकी आज़ादी पर प्रहार किया गया। दूसरा था भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। जो हमारे भारत के उस समय वरिष्ठ नेता हुआ करते थे उनकी कोई पूछ ही नहीं थी, उनसे बिना पूछे ही यह इस प्रकार के एक्ट को लागू कर दिया। उनसे किसी प्रकार का बात साझा नहीं किया गया, उनसे किसी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई, बस अंग्रेज़ों ने आपस में ही बात करके इन चीज़ों को लागू कर दिया। आगे है रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए। तो रॉलेट एक्ट के परिणाम है 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जो थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम हड़ताल पर जाएंगे। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकल गया। रैली और जुलूस आप लोग को पता होगा कि क्या होता है। रेलवे वर्कशॉप पे कामगारों की हड़ताल हो गई। मतलब रेलवे के अंदर जो काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया। दुकानें बंद कर दी गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था इसी कारण से। बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन पर हमले भी हो गए। जो ब्रिटिश के अंदर की चीज़ें थी उसके ऊपर प्रहार किया गया। ये था रॉलेट एक्ट के परिणाम। आगे है रॉलेट एक्ट 1919 क्या था। तो देखिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया लेकिन फिर भी यह पारित कर दिया गया। मतलब हमारे जो उस समय के नेता थे भारतीय, उन्होंने इसका समर्थन नहीं कहा मतलब उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, फिर भी इनके बातों को नज़रअंदाज करते हुए ये रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किया। मतलब उस समय के ब्रिटिश के जो लोग थे उनके पास काफ़ी शक्ति आ गई जो हमें दमन कर सके। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। मतलब कि बिना किसी बात के, जान पहचान के, बिना जांच के उन्हें 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान से भारी समर्थन प्राप्त हुआ और अलग अलग शहरों में ये समर्थन निकल पड़े, दुकानें बंद हो गई। गांधी जी ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके समर्थन में पूरे भारत के लोग आ गए और उन्होंने इनका भरपूर समर्थन दिया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बारे में देख लेते हैं। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई। इसके कारण लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई थी।
जलियांवाला बाग जो था वो एक दुखद नरसंहार था जो 13 अप्रैल को उस दिन हुआ था। उस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का रास्ता बहुत छोटा था। संकीर्ण का मतलब छोटा रास्ता होता है। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते को बंद करवा दिया और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे, वे मारपीट लड़ाई नहीं चाहते थे। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए अब आपको पार्ट 3 की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि दूसरे पार्ट में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझा दिया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा यदि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप ये सेकेंड पार्ट आज पहली बार देख रहे हैं तो आपको पहली पार्ट पहले देखना चाहिए और पहला दूसरा करके फिर आपको तीसरे पार्ट पे आना है ताकि आपको चीज़ों को समझने में परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।